अनिना, ये बड़ी बात साफ है कि बजट और इलेक्शन ईयर बजट का राजनीति से कंप्लीट आज उसको डीलिंग कर दिया गया है। दूसरी बात, जहां तक टैक्स और खर्चे की बात है, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ग्रोथ स्लोडाउन जो ग्लोबल हो रहा है, बाकी चीजों के बावजूद भी सरकार की टैक्स कलेक्शंस लगातार बढ़ रही हैं और वो टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी के कारण है। इसलिए सरकार के पास एक कॉन्फिडेंस है। बताया कि फाइलिंग जो 2013 तक 90+ दिन लगते थे, अब 10 दिन में हो रहा है और जो कई गुना इजाफा जो रिफंड्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे मानना है कि आप देखिए, जो क्रेडिबिलिटी नंबर्स की है, उन नंबर्स पे बाजार पूरा फोकस्ड है और मैं मानता हूं कि इससे बेहतर इस वातावरण में नहीं किया जा सकता था। हां, कुछ ना कुछ इनकम टैक्स को लेके, मेडिकल इंश्योरेंस को लेके महंगाई की इतनी मार है, मेडिकल इन्फ्लेशन भी बहुत है, पर जैसा आपने कहा ना, उसके लिए जुलाई तक का ही इंतजार करना। क्या आपको 2019 के अलावा और कोई ऐसा साल अंतरिम बजट का याद आता है जब कोई चुनाव से रिलेटेड या फिर कल्याणकारी स्कीम्स की घोषणा की? चिदम्बरम जी का इंटरिम बजट था, उन्होंने बिल्कुल उस प्रकार का दिया था। 2009 में, 2008 में सबसे बड़ी ऋण माफी किसानों की हुई थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, तो लेकिन वो बजट से पहले कर दिया था। इसीलिए मैंने जो बात पहले कही थी ना कि कहीं ना कहीं हमें विनिंग फैक्टर रहा था यूपीए के लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बजट से साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री जी, सरकार, भारतीय जनता पार्टी बजट से चुनाव जीतेंगे, इससे उनको कोई प्रकार की चिंता नहीं है। तो कैसे चुनाव जीतेंगे? आम आदमी के लिए बिना आपको डाउट लग रहा है चुनाव के बारे में? आम आदमी के लिए बिना कुछ दिए हुए आम व्यक्ति को बेरोजगार करके चुनाव जीतेंगे, आम आदमी को बिना कुछ दिए हुए चुनाव जीतेंगे, ये कौन सा? ये तो अंधभक्ति का कॉन्फिडेंस है कि हम आम आदमी के लिए कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम चुनाव जीत जाएंगे। 2019 से पहले, बालाकोट होने से पहले क्या विचार था? बिना, ये तो अंधभक्ति का कॉन्फिडेंस है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, अंधभक्ति का कॉन्फिडेंस है। हो गया बजट पेश। नहीं, इसमें जस्ट अनिना एक इंटरवेंशन, छोटी सी बात। देखिए, टारगेटेड स्टेप्स हैं, ऐसा कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गलत होगा। बेरोजगारी के लिए क्या टारगेटेड है? मैं सर रोजगार प्रोफेशनल पॉइंट रखूंगा, राजनीतिक पॉइंट नहीं। जैसे न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास, हम जानते हैं कि घर इतने महंगे हो गए हैं कि आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बेडरूम का घर लेना भी मुश्किल है। दूसरा, आप रूफटॉप सोलर देखिए, जिसकी घोषणा हुई, रूफटॉप सोलर में 300 यूनिट फ्री होंगे। इस बात को भूला ना जाए। इस सरकार में भी, जो मैं कहता हूं, टारगेटेड स्ट्राइक करने की आवश्यकता। दिल्ली में कितना रूफटॉप सोलर लगा है? 5000। सर, स्कीम अभी अनाउंस हुई। आप सपने मत बुनिए, आप हकीकत बताइए। नहीं, दिल्ली का स्पोक्सपर्सन मैं नहीं हूं, वो तो केजरीवाल जी बताएंगे। देखिए, सपने मत बुनिए, हकीकत बताइए। ये जुमला है कि रूफटॉप सोलर से आपको 300 यूनिट मिलेगा और आप जो है कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। ठोस बात बताइए कि रोजगार के लिए इस सरकार ने इस बजट में क्या कहा है, आप ये बताइए। नहीं, मैं सरकार की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं। आपने बजट सुना, आप ठोस बात बताइए। बजट में, इस बजट में सरकार ने रोजगार की बढ़ोतरी के लिए क्या एक बात कही? घनश्याम जी, डोंट रिपीट योर क्वेश्चन, ठीक है? लेट्स लुक फॉर आंसर्स। अब सवाल का जवाब लेते हैं, एक ही बात बोलने से सही नहीं हो जाएगी। आप अश्विनी जी, रोजगार सृजन के लिए क्या आपको दिख रहा है इस बजट में, और जो बड़ी बातें आपको दिख रही हैं, जल्दी जल्दी पॉइंटर्स आप। देखिए, रोजगार कोई ऐसा विषय नहीं है कि रोजगार के लिए जिस प्रकार से पहले योजनाएं बनती थी, मनरेगा वगैरह, उससे रोजगार, वो रोजगार के लिए सरकार मुझे नहीं लगता कि काम करती है। ये सरकार, मुझे लगता है कि ऐसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से, एक जमाना था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, जीडीपी में उसका हिस्सा 21.5% था। यूपीए के कार्यकाल में लगातार 3000% ग्रोथ हुआ चाइना से इंपोर्ट के कारण, और उसके कारण हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। आज उस इंडस्ट्री को पुनः स्थापित करने की कोशिश हो रही है, हाउसिंग के माध्यम से, दूसरे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। ये सब रोजगार निर्माण करने के ही हैं, और उसके केवल इतना ही नहीं है, कॉरिडोर्स बनेंगे तो तब भी रोजगार मिलेगा, एक बार कॉरिडोर बनाने में भी रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी सारी घोषणाएं की गई हैं, उसको लेकर जोर रहा है, और जो उसके बाद जो रोजगार क्रिएट होगा उसकी भी बात सोचिए, उसकी भी बात सोची जा रही है। सिद्धार्थ, एक क्विक रिएक्शन आपका भी यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी। अगर हम इस पूरे बजट स्पीच का आकलन करें तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान टर्म कॉइन किया था प्रधानमंत्री ने, उसको नितिन गडकरी एक वक्त बोल रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं,
हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों का धन्यवाद करते हुए नितिन गडकरी, और इनके लिए बहुत अच्छा हो गया है जब से ये सरकार है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहता है, सड़कों के निर्माण को लेकर खुद भी बहुत पैशनेट रहते हैं, और उस बिंदु से उन्होंने धन्यवाद किया है। बिजॉन साहब, और डिलीवर भी करते हैं। इसी जिस ढंग से बढ़ रहा है हमारे सुपर हाईवेज और कितने मतलब ईज ऑफ लाइफ हो रहा है, वो कभी नहीं हुआ था पहले। इस रफ्तार से बढ़ना, इसे हम केवल 2 शब्द में कहेंगे, ये इंटरिम बजट सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। टिकाऊ विकास इस ढंग से हो, टिकाऊ हो। ये नहीं कि आप कुछ जुमला दिखाएं, आप कुछ घुमा फिरा के बात करें, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरिम बजट है। आप पर लौटेंगे और सिद्धार्थ से भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच संसद भवन में बजट स्पीच देने के बाद, बजट को पेश करने के बाद वित्त मंत्री बाहर निकली। उस समय वहां पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह मौजूद थी। उनका वहां का जायजा की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के बाद निकल रहे हैं। मैम, मुस्कुरा रहे हैं आप, एक बड़ा मील का पत्थर आपके लिए भी रहे। थैंक यू। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण कहा जा रहा है सबसे छोटी बजट स्पीच इस बारी की रही उनकी। 6ठी बार उन्होंने बजट पेश किया, और जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का बखान किया, उससे ये साफ है कि एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है तमाम सरकार की जो सोशल स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, उनको लेके। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं था, वहीं निर्मला सीतारमण का कहना है कि कहां से हम कहां आ गए, 2014 में हम क्या थे और अब 2024 में हम क्या हैं, इसका भी व्हाइट पेपर जनता को हम लोग देंगे, संसद के पटल पर रखा जाएगा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो गरीबी रेखा से जो ऊपर लोगों को लाने की बात है, अन्नदाता को आज भी मुफ्त खाना देना पड़ रहा है, इन पर हमला ही करते हुए तो चर्चा चल रही कि एनडीए में वापसी होगी नहीं होगी, लेकिन आज के तेवर तो अलग ही है। हमारे साथ सईद भी जुड़े हैं वहां से लगातार। लेकिन देखिए, टैक्स के अलावा बिजॉन साहब, लोगों की नजर रहती है रेल और फ्लाइट पर। आजकल बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से, तो उन्होंने बताया कि 10 साल में कैसे हमने एयरपोर्ट्स बढ़ाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ वहां पर भी बहुत ज्यादा हुआ है, और ट्रेन में 40,000 बोगीज को वंदे भारत बोगीज किया जाएगा। छोटा सा एक रिएक्शन फिर सही आपके पास है। नहीं, बिल्कुल। आप आज यदि आप ट्रैवल करते हैं बाय एयर, आप देखिए एयरपोर्ट में कितने मिडिल क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, जो कभी नहीं सोचे थे कि हम बाय एयर ट्रैवल करेंगे। वो ऑलवेज ट्रेन में ट्रैवल करते थे, लेकिन अब फ्लाइट में जा रहे हैं। ताकि क्योंकि वो अफोर्डेबल हुआ है, उस कीमत घटाया गया है, लोग कंपीट कर रहे हैं। रेल और एयरलाइन में कंपटीशन आ गया है। सईद के पास चल रहे हैं। सईद जल्दी से, छोटा सा 30 सेकेंड्स का। ठीक है, 30 सेकेंड्स। बिल्कुल अंजना और नेहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें लगता है सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पुष्पेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, आपको लगता है? जी हाँ, जो बजट अभी आया वो इंटरिम बजट ही था, एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ टैक्स प्रपोजल, बट यस, दिस बजट पेव द वे फॉर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इम्पेटस। सो रिसर्च अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया, और उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें जोर देना है। तो आने वाले 10 सालों का खाका उन्होंने तैयार किया है। लगातार अश्विनी जी भी यही कह रहे थे कि आज का मुख्य फोकस अंतरिम बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। सिद्धार्थ, आपका एक क्विक रिएक्शन जाते जाते, क्या जुलाई तक अब हमें इंतजार करना होगा कि कैसे हम $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 और 2043 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो रोड मैप? अब मेरा मानना है कि जुलाई में सबसे बड़ी चीज जो हमें देखनी पड़ेगी, टैक्स की जो कलेक्शंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या जुलाई के बजट में डायरेक्ट टैक्स को लेके, इनकम टैक्स को लेके कुछ रैशनलाइजेशन होगी। कई सालों से इस बात का इंतजार है, शायद सबसे बड़ी हेडलाइन जुलाई में यही होगी।